while an ICU patient with an acute stroke is being suctioned to clear the airway, the patient suddenly develops an expiratory wheeze along with noticeably increased effort to breathe. Which immediate complication is the nurse most likely witnessing? Okay, तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक पेशेंट है आईसीयू में जिसका एयरवे सक्शन किया जा रहा था। सडनली पेशेंट में नोटिस किया गया एक्सपिरेटरी वीज और इंक्रीज्ड एफर्ट टू ब्रीथ। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है नर्स विटनेस कर रही है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो गया है। ठीक है, कभी भी अगर हम सक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम एयरवे को इरिटेट कर दें। ठीक है, एंड अगर एयरवे इरिटेट होता है तो इससे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और ब्रोंकोस्पाज्म में हमेशा एक्सपिरेटरी वीज देखा जाएगा। ठीक है, वीजिंग जो है हाई पिच म्यूजिकल साउंड होती है, विस्लिंग काइंड ऑफ साउंड है। तो वीजिंग कब कब देखी जाती है? एस्मा में देखी जाती है, सीओपीडी में, ब्रोंकोस्पाज्म में या फिर एलर्जिक रिएक्शंस में। ओके, तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज airway narrowing due to bronchospasm along with possible laryngeal spasm. Yes, एयरवे जो है नैरो हो गया है ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, इसीलिए एक्सपिरेटरी वीज सुनाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पार्शियल लंग कोलैप्स फ्रॉम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल लंग कोलैप्स हो गया है। अगर लंग कोलैप्स होगा तो कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हो जाएंगी। बट यहाँ पे बताया गया एक्सपिरेटरी वीज है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्स क्लोजर ऑफ द वोकल कोर्ड्स अलोन, कि वोकल कोर्ड्स जो हैं क्लोज हो गई हैं। वोकल कोर्ड्स का क्लोजर मतलब कि लैरिंजोस्पाज्म। ठीक है, लैरिंजोस्पाज्म अगर हुआ तो उसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखा जाएगा। तो अगर लैरिंजोस्पाज्म हुआ तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखा जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज एयर लीकेज इनटू द प्लूरल स्पेस कॉजिंग लंग कोलैप्स। एयर लीकेज हो गई है प्लूरल स्पेस में, मतलब न्यूमोथोरेक्स हो गया है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स में भी ऑल नो एब्सेंट हो जाती हैं, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट रहती हैं एंड हाइपर रेजोनेंस देखा जाता है। ठीक है, जब हम परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। फाइन, तो हमारी तीन चीजें होती हैं, एक तो होते हैं वीज, एक होता है स्ट्राइडर, एक होता है क्रैकल्स। कब कब देखने को मिलेगा? वीजिंग हमेशा एक्सपिरेशन के टाइम पे देखने को मिलेगा, स्ट्राइडर एंड क्रैकल्स हमेशा इंस्पिरेशन के टाइम पे देखने को मिलेगा। ओके, वीजिंग कब मिलेगा? जब ब्रोंकोस्पाज्म होगा। स्ट्राइडर कब मिलेगा? जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एंड क्रैकल्स मिलेगा जब लंग्स में फ्लूइड होगा। ठीक है, तो फ्लूइड इन लंग्स में क्रैकल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा। वीजिंग कब देखने को मिलती है, किन केसेस में देखने को मिलती है, लैरिंजोस्पाज्म में कैसी साउंड आती है, न्यूमोथोरेक्स में ब्रेथ साउंड्स कैसी होती हैं, परकशन पे क्या पाया जाएगा। किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को रट लो, इस टॉपिक को रट लो अच्छे से। दोबारा से सम अप कर देती हूँ, अगर पेशेंट में वीजिंग है तो एक्सपिरेशन के टाइम पे देखी जाएगी। किन किन केसेस में? ब्रोंकोस्पाज्म में, एस्मा में, सीओपीडी में। ओके, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन है। फाइन, स्ट्राइडर इंस्पिरेशन के टाइम पे देखी जाएगी जब सांस लेते हैं वो, और स्ट्राइडर का रीजन क्या रहता है? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्रैकल्स जो है इंस्पिरेशन के टाइम पे मिलेगा एंड रीजन क्या रहता है? फ्लूइड भर जाएगा अगर लंग्स में। फाइन, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। काला आजार Leishmaniasis is transmitted through the bite of which vector? काला आजार कैसे फैलता है? तो काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट याद करना है आपको। ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बट हाँ हम इसके लिए एक निमोनिक बना सकते हैं जिससे हमें चीज़ें थोड़ी सी याद रहें। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बाकी के ऑप्शंस यूं याद कर लेने हैं कि इससे क्या फैलेगा, सेकंड से क्या फैलेगा, फोर्थ से क्या फैलेगा। ये क्वेश्चन अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कल को क्वेश्चन आ जाएगा सीसी फ्लाई जो है क्या फैलाती है, माइट क्या ट्रांसमिट करता है, टिक क्या ट्रांसमिट करता है। फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो बस काला आजार सैंड फ्लाई पढ़ा है। ओके, तो साथ ही साथ बाकी ऑप्शंस भी कवर करने होते हैं।
तो अब हम देखेंगे इनको याद कैसे करना है। एक छोटा सा ट्रिक है, आप अपना भी बना सकते हो, मैंने जो बनाया हुआ है मैं अपना बता देती हूँ। सैंड फ्लाई, सैंड कैसी होती है? काली, ठीक है। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि सैंड ब्राउन होती है, सैंड को मान लो काली, ओके। तो सैंड काली होती है तो क्या फैलाएगी? काला अजार, ठीक है। सी फ्लाई मतलब कि स्लीप, इस तरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है, सी ऐसे करके स्लीप, तो हम ये क्या फैलाएगी? स्लीपिंग सिकनेस, ओके। माइट के लिए है स्क्रब द माइट, मतलब माइट जो है स्क्रब टाइफस फैलाता है, ओके। एंड लास्ट इज टिक जो है लाइम डिजीज फैलाएगा, ओके। इसके अलावा 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए आपको जो मोस्टली पूछ लेते हैं। मलेरिया कौन फैलाता है? फीमेल एनोफिलीज, ओके। एंड अगर आ जाए क्वेश्चन में एडीज मॉस्किटो जो है क्या फैलाता है? डेंगी, चिकनगुनिया एंड जीका, ओके। एडीज मॉस्किटो हमेशा डे टाइम पे काटता है, इसीलिए डे टाइम पे काटता है, और यहीं से आप डेंगू याद कर लोगे, डी फॉर डे एंड डी फॉर डेंगी। एडीज मॉस्किटो हमेशा डे टाइम पे काटेगा एंड डेंगी कॉज करेगा, ओके। एंड रैट फ्ली क्या कॉज करता है? प्लेग, ओके। A child with hypertension is being treated with methyl dopa. Which statement about this medication should the nurse be aware of? एक बच्चा है जिसको हाइपरटेंशन है और उसका मिथाइल डोपा चल रहा है, किस स्टेटमेंट के लिए नर्स को अवेयर रहना चाहिए? तो ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जो नर्स को पता होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है और मुझे इस चीज़ के लिए पहले से अलर्ट रहना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे बाद में सॉल्व, पहले हमें मिथाइल डोपा के बारे में पता होना चाहिए। मिथाइल डोपा क्या होता है? मिथाइल डोपा अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, इसको सिम्फेथो ड्रग भी बोलते हैं। सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? बीपी बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ाएगा, प्यूपिल्स को डायलेट करेगा। जो भी सिम्टम्स फाइट और फ्लाइट में देखे जाते हैं वो सारे सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम की होती हैं, ठीक है। तो मिथाइल डोपा क्या करता है? सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब कि उसके सिम्टम्स को खत्म कर देगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी सिम्फेथेटिक में होता था उससे उल्टा ये कर देगा। सिम्फेथेटिक में बीपी बढ़ता था तो यहाँ पे बीपी कम हो जाएगा, इसीलिए ये ड्रग यूज होती है मिथाइल डोपा, ठीक है। उसके बाद में ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हाइपरटेंशन। सेकंड, ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन, बच्चों को अगर हाइपरटेंशन है तो वी विल गिव मिथाइल डोपा। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? ये जो है सीधा ब्रेन को काम कर देता है, ब्रेन को शांत कर देगा, तो इसका मतलब ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राउजीनेस इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, याद रखना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 जो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं मिथाइल डोपा के। होने को बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, अगर सारे याद ना कर पाओ तो ये 2 जरूर याद रखने हैं, ड्राउजीनेस एंड ड्राई माउथ, ठीक है। अब अगर हाइपरटेंशन की बात चल गई है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइपरटेंशन को देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ओके। हाइपरटेंशन में 4 ड्रग यूज होती हैं, ABCD, ठीक है। A फॉर एस इनहिबिटर्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? जिसके भी पीछे प्रिल आएगा वो है एस इनहिबिटर्स, इनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन को रोक देता है, इससे वेजोडाइलेशन हो जाएगा। अगर वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो वेसल्स में ही बहुत ज़्यादा ब्लड रहेगा, हार्ट के पास वापस नहीं जाएगा एंड इवेंचुअली जो है बीपी लो हो जाएगा, ओके। उसके बाद में साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं? ड्राई माउथ, हाइपरकैलीमिया, एंजियोडीमा, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें से भी ड्राई माउथ जो है मोस्ट कॉमन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी,
ओके पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, याद कर लो। अभी एस इनहिबिटर्स में प्रिल वाले ड्रग्स आते हैं, इनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? ड्राई माउथ, हाइपरकेलीमिया एंड एंजियोडीमा। इसमें से भी ड्राई माउथ जो है मोस्ट कॉमन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एस इनहिबिटर्स हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। ओके, नाउ सेकंड इज बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स। ओके, बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल हैं जो लॉल से खत्म होंगे लास्ट में, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हार्ट बीट को कम कर देगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, जिससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा एंड बीपी डिक्रीज हो जाएगा इवेंचुअली। इसने क्या किया है? हार्ट रेट को कम कर दिया है। अगर हार्ट कम पंप करेगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म एंड फटीग। इसमें से भी ब्रोंकोस्पाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ब्रेडिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है इसमें, इसीलिए ये हम अवॉइड करेंगे एस्थमा वाले पेशेंट में। अगर किसी पेशेंट को एस्थमा है तो हम उसमें बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर कौन से हैं? जो लोल से खत्म होंगे, प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, मीटाप्रोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हार्ट रेट कम हो जाएगा, इसकी वजह से आउटपुट कम होगा और इवेंचुअली हमारा बीपी कम हो जाएगा। साइड इफेक्ट में ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट कम हो गया है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा एंड फटीग। ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसको अस्थमा के पेशेंट में नहीं देंगे। ओके, नाउ थर्ड इज सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल है वेरापामिल, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन। ठीक है, पीन वाले ड्रग जो है इसमें आ रहे हैं, पीन, और उसके अलावा है वेरापामिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये जो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देगा, रिलैक्स ब्लड वेसल्स। इससे क्या होगा? बीपी कम हो जाएगा। ओके, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? एंकल इडीमा होगा एंड कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन भी वेरापामिल में ज्यादा देखा जाएगा। ओके, ये है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या क्या आता है? वेरापामिल आएगा, एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिससे बीपी लो हो जाएगा। साइड इफेक्ट में क्या है? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लास्ट फोर्थ इज डायूरेटिक्स में क्या आएगा? फिरोसामाइड, हाइड्रोस्पाइरोनोलैक्टोन। ओके, ये 3 ड्रग्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, डायूरेटिक्स में पूछी जाती हैं। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बॉडी से एक्सेस फ्लूइड निकाल देगा। आपको पता है फिरोसामाइड मतलब लेसिक्स। डायूरेटिक्स कब देते हैं? जब बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायूरेटिक्स क्या करेगा? फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, तो इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड्स, जिससे जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो बीपी डाउन हो जाएगा। ओके, अगर पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स चल रहे हैं तो हमेशा पोटेशियम कम होगा। ओके, एंड अगर पेशेंट को स्पाइरोनोलैक्टोन चल रहा है तो पोटेशियम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी डायूरेटिक्स पेशेंट को चलेंगे तो पोटेशियम कम हो जाता है, ये पोटेशियम को भी निकाल देगा। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं? पोटेशियम को भी बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है? हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम को बाहर नहीं निकालता। ठीक है, और एक लास्ट है, फिफ्थ हमारा सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। ये भी हाइपरटेंशन में यूज होता है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, फार्मा अगर किसी बच्चे ने नहीं की है अभी तक तो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव है, और टीबी के जो ड्रग्स हैं। ठीक है, एंड MgSO4 है,
और फिर एंटीसाइकोटिक्स है, ये सब ड्रग्स जरूर करके जाना है। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो कोशिश करो आप फार्मा पढ़ के जाओ, अगर फार्मा किसी ने नहीं की है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर करके जाने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओके, लास्ट इज सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। इसमें क्या है, एग्जाम्पल मिथाइल डोपा जिसका हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, एंड क्लोनिडीन। इसमें क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देगा। ओके, साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, सिडेशन, ड्राउजीनेस, अभी बताया था मैंने, क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहा है तो ड्राउजीनेस या सिडेशन देखने को मिलेगा, ड्राई माउथ मिलेगा। एंड एक क्लोनिडीन का स्पेसिफिक है यहाँ पे, रीबाउंड हाइपरटेंशन, मतलब अगर आपने क्लोनिडीन एकदम से स्टॉप कर दी ना तो ये उल्टा हाइपरटेंशन कर देता है, ठीक है। ये ड्रग दी गई थी हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, बट अगर आपने एकदम से स्टॉप की तो ये और ज्यादा हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्लोनिडीन जो है रिबाउंड हाइपरटेंशन कर देता है, ठीक है। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन, एक बच्चे को जो है हाइपरटेंशन के लिए मिथाइल डोपा मिल रही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है देखा जा सकता है, लास्ट ऑप्शन, मिथाइल डोपा ऑफन कॉजेज ड्राउजीनेस, बिल्कुल सही बात, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, गिव ऑल डोजेस बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम, तो मील से जो है मिथाइल डोपा का कोई रिलेशन नहीं है कि खाने के बाद ही देना है या खाने से पहले देना है, तो ये स्टेटमेंट अपने काम का नहीं है। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डियक मॉनिटरिंग। हाँ, अगर कोई पेशेंट अनस्टेबल है तो वो एक अलग बात है, उसमें कार्डियक मॉनिटरिंग चाहिए हो सकती है, बट अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें स्पेशली कार्डियक मॉनिटरिंग स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में यूरिन डिस्कलरेशन टू ब्लू इज एक्सपेक्टेड, नो, यूरिन डिस्कलरेशन अगर होगा तो थोड़ा सा रेडिश देखा जा सकता है, रेड कलर देखा जाएगा, ब्लू कलर नहीं देखा जाएगा, तो अपना ऑप्शन 4 इज राइट। In a neonate, which of the following is typically the earliest indicator of rising ICP? Okay, बच्चे में ICP रेज का सबसे पहला इंडिकेटर क्या रहेगा, कौन से साइन को देख के हमें पता चलेगा कि बच्चे का ICP बढ़ गया है। इससे पहले हम क्वेश्चन करें, हमें पता होना चाहिए नॉर्मल ICP कितना होता है। नॉर्मल ICP अडल्ट में होता है 7 to 15 mmHg इन अडल्ट्स, और बच्चों में रहता है 2 to 6 इन नियोनेट्स। ओके, एंड अगर चिल्ड्रन है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो उसका हम 3 to 7 बोलेंगे। ओके, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियोनेट और चिल्ड्रन में, तो हमें 2 वैल्यूज याद रखनी है यहाँ पे, 2 to 6 होता है नियोनेट्स में एंड 7 to 15 होता है अडल्ट्स में। फाइन, अब हम देखेंगे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अगर ICP रेज होगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट ये लेट साइन है। सेकेंड इज सन सेटिंग साइन ऑफ द आईज, सनसेट साइन देखा जाएगा आईज में। वो क्या होता है, हमारा जो अपर स्क्लेरा होता है आईज का वो विजिबल होगा। इसका एक फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी जिससे आपको समझ आ जाए कि सन सेटिंग साइन कैसा होता है। तो ये आंसर है अपना, क्योंकि ये अर्ली साइन है बच्चों में। नियोनेट्स में अर्ली साइन है सन सेटिंग साइन, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ICP रेज्ड होगा तो सन सेटिंग साइन उसमें देखने को मिलेगा। थर्ड इज ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन बिल्कुल देखने को मिलता है, बट हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे का विजन ब्लर है या नहीं है, ठीक है। छोटा बच्चा है, बता नहीं सकता है, इसीलिए हम इसको इंडिकेटर नहीं मानते हैं बच्चों में। बट अगर यही साइन अडल्ट्स में दिखेगा तो हम इसको ICP का इंडिकेटर मान लेंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज डिप्लोपिया, डबल विजन। ये भी साइन होता है रेज्ड ICP का, बट ये अडल्ट्स में होता है, ठीक है। तो नियोनेट्स में क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा बच्चे को डबल विजन दिख रहा है या कैसा दिख रहा है, इसीलिए बच्चों में डिप्लोपिया इंडिकेटर नहीं माना जाता है। ओके, इधर हम कुछ जल्दी से साइंस देख लेते हैं कि बच्चों में नियोनेट्स में क्या साइन दिखते हैं रेज्ड ICP के। ओके, अर्ली इंडिकेटर्स एंड लेट इंडिकेटर्स। अर्ली में हमें दिखेगा बल्जिंग, एंटीरियर फॉन्टेनल जो है बल्ज कर जाएगा बच्चे में। ओके, सेकंड इज सनसेट साइन। थर्ड इज वाइडन्ड सूचर्स, जो हमारे हेड में सूचर्स होते हैं वो जो है वाइडन्ड हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। हाई पिच क्राई देखा जाएगा, पुअर फीडिंग,
increased head circumference. ओके एंड अगर हम लेट साइंस की बात करें तो हमें इसमें दिखेगा ब्रेडिकार्डिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, शीजर्स, कुशिंग ट्रायड. इसमें क्या होता है, कुशिंग ट्रायड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी 3 चीजें कुशिंग ट्रायड के अंडर आती हैं. इसमें आता है हाइपरटेंशन, सेकंड आता है ब्रेडिकार्डिया एंड थर्ड आता है इर्रेगुलर रेस्पिरेशन. ओके मैनेजमेंट में क्या रहता है, मैनेजमेंट में हम हमेशा बच्चे को प्रॉप्ड अप पोजीशन दे के रखेंगे. उसके बाद में मैनिटोल देंगे क्योंकि वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जो आईसीपी रेज्ड हो गया है उसको कम करने में हेल्प करेगा. हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं एंड उसके बाद में जो भी अंडरलाइन कॉज है जिस वजह से आईसीपी रेज्ड हुआ है उसका मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे. ओके इसके ट्रीटमेंट में एक क्वेश्चन और बनता है कि वीपी शंट क्या होता है. वीपी मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट. इसमें क्या करते हैं, जब बच्चे का आईसीपी बहुत रेज्ड है, बहुत ज़्यादा सीएसएफ सिर में भर गया है, तो क्या करेंगे हम उसके वेंट्रिकल्स में एक शंट डाल देंगे, मतलब एक ट्यूब डाल देंगे और उस ट्यूब को लाके पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ देंगे. ठीक है, तो जितना भी लाइफ टाइम बच्चे का एक्सेस में सीएसएफ बनेगा वो जो है अपने आप ड्रेन होता रहेगा पेरिटोनियल कैविटी में. ओके तो यहाँ पे वीपी शंट जो है बच्चे को डाला जाता है. वीपी मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट.